की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो है स्वप्रेरण गुणांक के बारे में देखा था, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण की घटना के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने उसका मात्रक देखा था, बीमीय सूत्र देखा था, ठीक। आज हम लोग देखेंगे कि स्वप्रेरण गुणांक जो होगा वो जैसे समतल कुंडली होगा, ठीक है। तो समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा, या लंबी धारावाही प्रणालिका होगी तब उसका जो है स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा, ये चीज हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हम लोगों का है कि समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे समतल कुंडली, समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। समतल कुंडली का, तो समतल कुंडली का हम लोगों को देखना है स्वप्रेरण गुणांक देखना है, ठीक है। और स्वप्रेरण गुणांक की जैसे हमने परिभाषा जब बताई थी तो वहां पे स्वप्रेरण गुणांक में हमने कहा था कि स्वप्रेरण गुणांक जो यल होता है L इज इक्वल टू कितने का होता है, N फाई बी ओवर कितने के, I के, ये इतने के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि कोई समतल कुंडली है, यन फेरो वाली समतल कुंडली है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो जब हम I एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो हम यह देखेंगे कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा जब हम उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यह देख लें कि कुंडली ये जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो इस वैद्युत धारा के कारण कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। तो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर हम कहें कि समतल कुंडली है तो ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि समतल कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका होता कितने के है, तो म्यू नॉट, ठीक है, एन आई और अपॉन कितने के होता है, 2r के होता है, ठीक है। समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू कितने होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r के होता है, जहां n क्या है, कुंडली के फेरों की संख्या और I उसमें प्रवाहित धारा और स्मॉल r क्या है, जो वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा तो चुंबकीय फ्लक्स जो होगा फाई बी इज इक्वल टू होता है B इंटू ए के, B इंटू ए के, जहां A क्या है, इनका एरिया है ना, वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल। और आपको पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है A वह कितने के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, अरे पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये इतने के बराबर होता है और B का मान ऊपर से और एरिया का मान उठा करके ये दोनों मान हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख देंगे। तो रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि फाई बी इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन कितने के, 2r और इंटू कितने के, पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से आप देखोगे कि एक r से एक r गायब हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो कि फाई बी इज इक्वल टू कितने मिल जाएगा, तो फाई बी इज इक्वल टू मिल जाएगा कि म्यू नॉट पाई एन आई अपॉन 2 हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, यह इतना हो गया। तो हम यह देखें कि कुंड ये ठीक है, अच्छा r छूटा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप r लिख लीजिए, म्यू नॉट पाई r यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो म्यू नॉट पाई एन आई r बाई 2 हो गया, क्लियर है।
अब अगर हम यह बात करें कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यल बराबर है कितने के, एन फाई बी अपॉन कितने के, आई के है। अब यहाँ से यहाँ ऊपर हमने फाई बी का मान निकाला है, वही फाई बी का मान उठा के यहाँ पे रख दें हम, तो रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि एन अपॉन आई, ये पहले से है, और फाई बी का मान कितना है, तो ये है म्यू नॉट पाई एन आई आर अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आई चला गया, n का n के साथ गुणा होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि L इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो L इज इक्वल टू मिल जाएगा कि म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r और बाई 2। यह हमारा क्या होगा, समतल वृत्ताकार n फेरों वाली कुंडली का स्वप्रेरकत्व अथवा हमारा क्या होगा, स्वप्रेरण गुणांक होगा। क्लियर है। अच्छा, ये देखा जाए कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनका यूनिट क्या लिख सकते हो आप, हेनरी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समतल वृत्ताकार कुंडली। ठीक है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। ठीक है, अब अगर हम यही बात करें कि धारावाही प्रणालिका, ठीक है, धारावाही प्रणालिका, धारावाही प्रणालिका ठीक है, धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है बेटा, करने का प्रोसेस सबका सेम है। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाना है और एरिया जो है हमारा क्या हो जाएगा, इनका चेंज हो जाएगा। क्योंकि बेलनाकार है तो बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लेंगे, यहाँ पे क्या था, वृत्ताकार था तो हमने वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया था। तो बस केवल थोड़ा सा केवल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र और एरिया में चेंजिंग होगी, करने का प्रोसेस सेम वही होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें कि मान लो कि n फेरों वाली कोई धारावाही प्रणालिका, n फेरे हैं प्रणालिका में, तार के n फेरे लपेटे गए हैं, उसकी लंबाई हमारी कितनी है, प्रणालिका की लंबाई L है और इसमें हमारा क्या हो रहा है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि धारावाही प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, जहां n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, यानी कि आप स्मॉल n को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल N अपॉन स्मॉल l लिख सकते हो, जहां पे l क्या है प्रणालिका की लंबाई और कैपिटल N क्या है फेरों की संख्या है, और n क्या है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, यानी कि स्मॉल n के जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी जाए तो आपको b इज इक्वल टू कितने मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा म्यू नॉट कैपिटल N I और अपॉन कितने के, L के। क्लियर है, ये इतना हो गया। अब अगर आपको इसका चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना हो, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा B इंटू ए के। क्लियर, और B का मान ऊपर से उठा के रख दीजिए तो यह कितने के बराबर हो जाएगा कि B का मान कितना है, तो यह है म्यू नॉट N अपॉन L और इंटू कितने के I और इंटू एरिया A। क्लियर, अब अगर हम कहें कि फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या या स्वप कुंडली का स्वप्रेरकत्व देख लिया जाए, तो ये जैसे अगर प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व देखें तो L इज इक्वल टू कितने होता है, N फाई बी और अपॉन कितने के, I के। ठीक है, और ऊपर से फाई बी का मान उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो रखेंगे तो L इज इक्वल टू कितने मिल जाएगा, तो ये मिल गया N अपॉन I और फाई बी का मान कितना है, म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L इंटू I
इंटू ए, ये होगा। क्लियर? आई से आई कट गया और एन का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, एन का गुणा हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू कितने का मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू कितने का होगा, एक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो ये हमारा क्या होगा, प्रणालिका। ठीक है, प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व होगा। क्लियर? इसको थोड़ा सा अगर और अच्छे ढंग से लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और अपॉन कितने के, यल के। यह हमारा क्या होगा, धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व होगा। ठीक है, का आपका क्या होगा, स्वप्रेरकत्व होगा। क्लियर? तो ये चीज है। आगे अगर हम देखें तो देखेंगे हम लोग कि कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। देखिए संचित, ये कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा है क्या, सबसे पहली बात तो जैसा है कि जब हम कोई कुंडली है और कुंडली में सेल द्वारा हम क्या करते हैं, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, सेल द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो होता क्या है कि उसमें कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में क्या होता है कि एक सूक्ष्म धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसका स्वभाव क्या होता है, तो इसका स्वभाव होता है कि यह स्वयं को उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध करती है। ठीक है, तो अब अगर हमें धारा के मान को शिखर मान तक अगर कुंडली में पहुंचाना है, मैक्सिमम वैल्यू तक अगर उनको पहुंचाना है, तो उनको पहुंचाने में हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, सेल को कार्य करना पड़ेगा। इस जो है कह लिया जाए प्रेरित धारा के विरुद्ध ना, चूंकि प्रेरित धारा की विपरीत दिशा है और विपरीत दिशा है तो यह क्या करेगा, धारा परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। और हमें धारा को क्या करनी है, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचानी है। तो जब मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी को क्या करना पड़ेगा, सेल को मैक्सिमम लिमिट तक प्रवाहित करने में या पहुंचाने में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और यही कार्य क्या होता है, उस सेल में विद्युत वाहक बल के पदों में यही सेल, यही कार्य जो होता है उस कुंडली में क्या होता है, उस कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और यही आपकी कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आई? कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि कुंडली में जो है कुल मिला के ये कहा जाए कि हमें कार्य की गणना करनी है और जो कार्य होगा, ठीक है, मैक्सिमम सेल द्वारा किया गया जो कार्य होगा, यही कार्य जो होगा वह क्या होगा, कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया, अभी जस्ट बताया है कि जब हम क्या करते हैं कि किसी कुंडली में सेल द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और जिसके फलस्वरूप हमारा होता क्या है कि कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना, और जिससे होता क्या है कि कुंडली में मुख्य धारा की दिशा के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म धारा या प्रेरित धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। ठीक है,
अब धारा को क्या करना है, शिखर मान तक पहुंचाने के लिए हमें सेल इस प्रेरित धारा के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, सेल को कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य जो होता है, सेल द्वारा किया गया कार्य उस कुंडली में स्थितित ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ठीक है, किया गया कार्य ही कुंडली में हमारा क्या होता है, स्थितित ऊर्जा के रूप में संचित होती है। क्लियर है। अब अगर हम देखें प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा E, वह होगा क्या, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा किए गए कार्य के क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इसको मान लें कि कार्य हमारा कितना है, dw है, तो ये हो जाएगा इतने के हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल dq आवेश हम क्या करें, उसमें अतिरिक्त प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये E बराबर क्या होगा, माइनस dw अपॉन dq के, या dw ओवर dq के। और यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि dw बराबर कितने का हो जाएगा, तो dw बराबर हो जाएगा माइनस E इंटू कितने के, dq के। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब अच्छा, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से आपको पता है कि स्मॉल e इज इक्वल टू कितने का होता है, तो स्मॉल इज इक्वल टू होता है L ना, इंटू क्या होता है, DI ओवर कितने के, DT के होता है। कोई दिक्कत इससे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये हम इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, dw बराबर हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा E की वैल्यू रखेंगे दैट इज L इंटू क्या हो गया, DI ओवर कितने के, DT, ये E की वैल्यू है, और इंटू कितने के, DQ के हो जाएगा। क्लियर, तो ये इतना हो गया। अब अगर हम देखें, थोड़ा सा इसमें रीअरेंज कर रहे हैं, तो जैसे हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि dw इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो ये L, ठीक है, इंटू आप इसे लिख सकते हो dq ओवर dt, और इंटू कितने के, di के लिख सकते हैं। और आपको पता है कि आवेश प्रवाह की समय दर को, या एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो ये dw बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो dw बराबर हो जाएगा L इंटू क्या हो जाएगा, I, और इंटू क्या हो गया, di। ठीक है, अब धारा को क्या करना है, शिखर मान तक पहुंचाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो स्थितिज ऊर्जा को तो हम U से प्रदर्शित करते हैं, तो U बराबर आपका कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितने की हो जाएगा, dw। ठीक है, और dw का मान है कितना, तो dw का मान है L इंटू I इंटू कितने के, di के। ठीक है, L कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और धारा को क्या करना है, शिखर मान तक पहुंचाना है, यानी कि 0 से मैक्सिमम वैल्यू हम मान लेते हैं कि I0 है या I है, जो भी मान लीजिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि शिखर वैल्यू हमारी कितनी है, I0 है, तो ये 0 से हमें क्या करना होगा, I0 तक इसको हमें समाकलित करना होगा, और L को हमें क्या करना है, बाहर करना है। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो गया, DI, लिमिट क्या हो गया, 0 टू I0। क्लियर। अब I का इंटीग्रेशन करेंगे तो I स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 1/2 L ना, और यहाँ पे क्या हो गया, I स्क्वायर, और लिमिट क्या हो गया, 0 टू I0 हो जाएगा। अब इनकी लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, कुंडली में संचित स्थितित ऊर्जा मिल जाएगी, और वो होगा कितने के बराबर, U बराबर 1/2 L I0 का स्क्वायर। ठीक है, यह आपका क्या होगा, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा होगी। क्लियर है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने देखा स्वप्रेरकत्व,
तो स्वप्रेरकत्व का हम संयोजन देखेंगे कि स्वप्रेरकत्व का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन में स्वप्रेरकत्व के लिए ना श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, जिस प्रकार से आप देखते थे प्रतिरोधों में संयोजन होता था ना, तो प्रतिरोधों में संयोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता था, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता था और दूसरा क्या होता था, समांतर क्रम संयोजन होता था। या आपने संधारित्र देखा तो संधारित्र में भी आपने क्या देखा कि संधारित्र में भी संयोजन क्या होता है, मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन हो गया और दूसरा समांतर क्रम संयोजन हो गया। उसी तरीके से अगर हम ये प्रेरण कुंडलियों को क्या कर सकते हैं कि दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि प्रेरकों के श्रेणी क्रम तथा श्रेणी क्रम संयोजन, प्रेरकों का क्या लिया जाए, प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, संयोजन, प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो जब हम प्रेरकों का क्या करते हैं, श्रेणी क्रम दो, मान लो कि दो प्रेरण कुंडलियां ले रहे हैं और उनके स्वप्रेरकत्व तो हमारे क्या हैं, L1 है। पहले वाले कुंडली का स्वप्रेरकत्व हमारा कितना है, L1। दूसरे वाले कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है, L2 है। ठीक है, L2 है और इसमें इनको हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं। तो जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों प्रेरकों में प्रवाहित धारा का मान हमारा क्या होता है, सेम होता है, समान होता है ना। लेकिन ये प्रेरण कुंडलियां अलग अलग मेटल की हो सकती हैं या फिर मतलब इनका अलग अलग मेटल के हैं तो इनके रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, या इनके क्वाइलों की संख्या मतलब फेरों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो अलग अलग हो सकती है तो इन कुंडलियों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे, प्रेरकों के श्रेणी क्रम संयोजन में, तो प्रेरकों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रेरण कुंडलियों में प्रवाहित धारा का मान तो समान होता है, लेकिन वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो अगर हम कहें कि तुल्य वैद्युत फ्लक्स ना, तो तुल्य चुंबकीय फ्लक्स, तो तुल्य जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वह इन कुंडलियों के चुंबकीय फ्लक्सों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। अगर हम मान लें कि पहले वाले कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमारा कितना है, φ1 है, और दूसरे वाले कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, φ2 है, तो ये φb इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 के हो जाएगा। ठीक है, φ1 प्लस φ2 के हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम ये कह लें कि कुंडली में फेरों की संख्या अगर पहले वाले में कितना है N1, दूसरे वाले में कितना है N2, तो यह हमारा कितने के बराबर हो जाएगा कि N1 φ1 और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, N2 φ2 हो जाएगा। क्लियर है। यह हमें क्या करेगा, तुल्य चुंबकीय फ्लक्स प्रोवाइड करेगा कि उनका तुल्य चुंबकीय फ्लक्स कितना है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप इसे लेके आ सकते हो, थोड़ा ध्यान देना कि आप यहाँ पे जैसे N φ1 की बात करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा L1I के। ठीक है। अगर हम बात करें कि N2 φ2 की बात करें तो N2 φ2 कितने बराबर हो जाएगा, L2I के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों प्रेरण कुंडलियों में धारा का मान क्या है, समान है ना। तो अगर हम इनकी वैल्यूज रखें तो यहाँ पे इस साइड में आपको क्या मिल जाएगा, Li, ठीक है, इज इक्वल टू कितने के मिल जाएगा, L1I और प्लस कितने के, L2I के। दोनों साइड से आप I कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन लेके जब काट देंगे तो L इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, L1 प्लस क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में परिणामी प्रेरकत्व के लिए सूत्र हमारा यह होगा। ठीक है। अगर हम बात करें समांतर प्रेरकों का ठीक है, प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, समांतर क्रम
संयोजन। ठीक है, तो अगर हम समांतर क्रम संयोजन में जैसे दो प्रेरण कुंडलियां मान लें जिनका प्रेरकत्व तो कितना है L1 और L2 है, और इनको हम क्या करें समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो जब हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनमें धाराओं का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और अगर हम माने कि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा का मान I1, दूसरे में कितना है I2 है, तो परिणामी धारा जो होगी I वह कितने के बराबर हो जाएगा, I1 प्लस कितने के हो जाएगा, I2 के हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये कहें कि धारा में परिवर्तन देखी जाए तो टोटल अगर हम धारा में परिवर्तन करते हैं तो ये डेल आई कितने के बराबर हो जाएगा, तो डेल आई हो जाएगा पहले वाले कुंडली में धारा में परिवर्तन प्लस दूसरे वाले कुंडली में धारा में परिवर्तन, ये डेल I2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में डेल टी का भागा दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ये करें कि दोनों पक्षों में डेल टी से भाग देने पर तो यहाँ पे भाग देंगे तो आपको मिलेगा क्या, डेल आई ओवर डेल टी। क्लियर है, इज इक्वल टू कितने का मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा डेल I1 ओवर डेल टी और प्लस क्या हो जाएगा डेल I2 ओवर कितने के, डेल टी के। क्लियर, यह इतने के बराबर होगा। अच्छा, अभी जब फैराडे का नियम बताया गया था तो फैराडे के नियम में ये चीज बताया गया था आपको कि E इज इक्वल टू जो होता है वह होता है माइनस L इंटू डेल आई ओवर कितने के, डेल टी के। ठीक है, यानी कि अगर हम यह निकालें कि डेल आई ओवर डेल टी इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन L विद माइनस साइन। होगा कि नहीं होगा, तो डेल आई ओवर डेल टी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस E अपॉन L लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जब I1 होगा ना तो यहाँ पे L1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे L1 हो जाएगा, तो ये हो गया E अपॉन क्या हो जाएगा, L1। ठीक है, माइनस साइन के साथ, और इसमें भी क्या हो जाएगा कि माइनस E अपॉन कितने हो जाएगा, L2। दोनों साइड से माइनस E कॉमन लेके के काट दीजिए, तो काट देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि 1 अपॉन L इज इक्वल टू मिल जाएगा कि 1 अपॉन L1 और प्लस कितने के 1 अपॉन L2 के, या L इज इक्वल टू कितने के मिल जाएगा, तो L इज इक्वल टू मिल जाएगा L1 L2 अपॉन कितने के, L1 प्लस क्या होगा, L2 होगा। क्लियर है, तो यह क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन में, मतलब समांतर संयोजन में, प्रेरकों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रेरकत्व के लिए क्या होगा, यह फार्मूला होगा। क्लियर है, तुल्य प्रेरकत्व के लिए फार्मूला होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।